इसको यूज कीजिए, खाना ढक्कन डाल के पकाइए, 20% गैस जरूर बचेगी। बात तो वही है ना? Save fuel, yani save money. Bezel, a full-service brokerage house, offers zero deposit scheme for sub-brokers. ₹7 per lot for clients. Bezel, empowering your journey. कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जो वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है, उसके बाद आपका बजट किस तरह से बनने या बिगड़ने वाला है और उसे कैसे संभाला जाए। हमारे साथ 4 खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया, साथ ही हेमंत रुस्तगी, सुमित वैद और गौरव मशरूवाला। हमने देखा, पहले बात कर ली है कि क्या क्या अच्छी बातें निकली हैं इस पूरे बजट से, लेकिन पूरा यकीन है मुझे कि आप सबको कहीं ना कहीं मायूसी जरूर हुई होगी। हम शुरू करेंगे आपसे सुभाष जी, किस फ्रंट पे सबसे ज्यादा मायूस हो गए? ऐसा कृपया न बोलें कि कहीं न कहीं ढेर सारी मायूसी लगी है, तो कितनी बात बतलाएं। सबसे पहला, एक ऐसी चीज है जिसका कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं होता, सुधर जाती बजट में तो करदाता खुश हो जाते। नंबर 1 है आयकर की धारा 64 के तहत हस्बैंड वाइफ का क्लबिंग ऑफ इनकम। कैसा हमारे आयकर कानून में प्रावधान, मैं अपनी पत्नी को 1 रुपए भी जिंदगी भर में गिफ्ट नहीं दे सकता, दूसरे की पत्नी को दूं वो तो चल जाएगा, अपनी पत्नी को नहीं। क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाता। अगर सरकार थोड़ी सी एग्जेम्पशन दे देती तो करदाता खुश हो जाते। इसी प्रकार आयकर की अन्य धाराओं की तरफ नजर डालें, वेतनभोगी कर्मचारियों की तकलीफों को देखें तो हम पाएंगे उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिली है इस बजट में। और एक छोटा सा प्रावधान, इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर स्टॉक मार्केट में चाहती है सरकार, अगर क्लैरिफाई कर देती कि इन्वेस्टर कौन है, ट्रेडर कौन है, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती। बिल्कुल। सुमित, आप बताइए किस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद थी और वो नहीं हुआ और काफी मायूसी हाथ लगी है? एक्चुअली मैं आपसे भी डिफर करता हूँ इसमें। जैसे मैंने शुरू में बोला कि मेरा पर्सनली बजट से कुछ खास एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, और मैं इंक्रीजिंगली इस बात को रीइटरेट करना चाहता हूँ कि हम जो देश है वो हर साल बजट के टाइम पे बैठ जाते हैं सोच के कि कुछ एक मैजिक होगा, कुछ एक जादू होगा जिससे हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, टैक्स कम हो जाएगा और कुछ बढ़िया होगा। आई थिंक हमें साइकोलॉजी से निकलना पड़ेगा। सो पर्सनली मैं किसी चीज से मायूस नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे को ये लगता है कि एक प्रोग्रेसिव बजट है, एक नॉन इवेंट बजट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसमें देखेंगे, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है तो कुछ खराब भी नहीं है। गौरव, आप भी क्या इत्तेफाक रखते हैं सुमित से? खासकर प्रोग्रेसिव बजट आपको लगता है ये? हालांकि बजट नॉन इवेंट हम खुद बनाते हैं तो इम्पोर्टेंस है नहीं है, लेकिन ये फाइनेंस बिल है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो प्रावधान है वो इसमें ही आते हैं बजट में। टैक्स रिलेटेड, खास करके इंडिविजुअल टैक्स रिलेटेड 2 चीज़ें की एक्सपेक्टेशंस थी। एक तो सेक्शन 24 आई, जो इंटरेस्ट लिमिट जो है हाउसिंग लोन पे 1.5 लाख रुपए तक अगर हम ब्याज चुकाते हैं तो हमको हाउसिंग लोन के लिए तो हमको बेनिफिट मिलता है। अभी 1.5 लाख का ब्याज कब होगा? जब मैंने 15 लाख की लोन ली है। अगर 10% का इंटरेस्ट रेट करीबन है, 15 लाख 17 लाख में आज की तारीख में भारत में कहीं घर नहीं मिलते। गवर्नमेंट खुद घर के लिए कुछ कर नहीं पाती है। जब मैं खुद लोन ले रहा हूं तो मुझे उस पर काफ़ी बेनिफिट नहीं है, इसलिए वहां पे एक उम्मीद थी कि अगर थोड़ा बहुत भी लिमिट बढ़ा दे। डीटीसी में उसका प्रावधान काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये बढ़ा देते तो एक वो अच्छा था। दूसरा जो है वो सेक्शन 80D मेडिकल प्रीमियम के बारे में, हालांकि उसमें उन्होंने सेल्फ टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन वो लिमिट भी काफ़ी कम है क्योंकि आज की तारीख में इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए हैं। अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेने के लिए अगर थोड़ी बहुत और लिमिट बढ़ा देते थे तो हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते थे, तो उससे भी हेल्थ पे और हाउसिंग पे दोनों पे इंडिविजुअल के बारे में काफ़ी कुछ प्रावधान नहीं है, और ये अगर आते थे तो अच्छा होता था। हेमंत, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो बजट की हम बात कर रहे हैं वो नॉन इवेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है जब भी कोई भी इन्वेस्टर अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की, इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी ना बनाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं वो इवेंट आएंगे और इवेंट जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खाली शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत आपको अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक वो करें, पहली बात। 2 चीज़ें मैं चाहता था कि अगर बजट में होती तो अच्छा था। डेफिनेटली जैसे हमने पहले बात की कि अगर डीटीसी से हम अलाइन कर रहे हैं, स्पेशली जो टैक्स स्लैब है, तो शायद 2 लाख से 2 या 2.5 लाख तक उसको जाना चाहिए था मिनिमम, जो टैक्सेबल है लिमिट।
और दूसरी चीज़ है 80 CCF के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे पिछले साल तक, इस साल तक इनफैक्ट 20,000 तक आप इन्वेस्ट करें तो आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। मुझे लगता है ये जानते हुए कि हम चाहते थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको पैसा मिले, ज़रूरत है हमें आज, तो अगर उसको लिमिट को बढ़ाया जाता 20 से 40 या 50, कुछ लिमिट मुझे लगता है डेफिनेटली वहाँ पे पड़नी चाहिए। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि एक टैक्स पेयर के लिहाज से ये बजट उतना अच्छा नहीं आया है। क्या कहेंगे आप सुभाष जी? बिल्कुल कहेंगे, हमारे साथी को असर नहीं पड़ा। उसका कारण देखिए, इन्होंने ऊपर की जेब ही हटा दी कोर्ट से, लेकिन पैसे बचाने के लिए रखने की जरूरत ही नहीं है, वो अलग बात है। अदरवाइज सारे भारत के करदाता पर्टिकुलरली अपनी ओल्ड एज के लिए प्लानिंग करे, अपने बुढ़ापे के लिए, तो पैसा ज्यादा बचाना चाहेंगे ना। बजट में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे प्रेरणा मिले मैं बचाऊं ज्यादा अपने बुढ़ापे के लिए। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।